जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके बीए से संबंधित सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, ठीक है। जो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है आप लोगों का एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसमें जो बच्चे हैं 5th सेमेस्टर के, इनको हिंदी के 4 पेपर देने होंगे, ठीक है। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम और हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय, ठीक है। ये हिंदी पेपर 2 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो पेपर कोड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का HND 303 है, ठीक है। इसके बाद HND 304 होगा आप लोगों का। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में लगभग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है जो कोड है पेपर कोड वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चले, ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास भी 1 है आपका। इसमें हम लोग कवर करेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा ये 100 MCQs तो नहीं होते हैं, 60 MCQs होते हैं। लेकिन इसमें जो आपको नोट्स पढ़ाए जाते हैं ये लगभग 100 से भी प्लस आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर जी क्या क्लास है, ठीक है। चलें देखिए, आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए, आप इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों या खुद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है और जो पेपर का नाम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। इसमें पहला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में राजभक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो महाराष्ट्र में जो राजभक्ति संप्रदाय फैला था महाराष्ट्र में, ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ही फैला गया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत ज्ञानेश्वर ने की थी और इसे लोकप्रिय बनाने का काम नामदेव ने किया था। अब यहाँ पर आपके 2 प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया है आपको, राजभक्ति संप्रदाय या फिर भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया, नामदेव ने। शुरुआत किसने की थी, संत ज्ञानेश्वर ने, ठीक है। यहाँ 2 प्रश्न है, 2 तरीके से आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ठीक है। चले, अच्छा, लाइक करने से क्या होता है, अगर आप लाइक करते हैं क्लास को तो यूट्यूब क्या करता है, क्लास को रिकमेंड करता है और बच्चों के पास ऑटोमेटिक भेजता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर अच्छा लगे तो क्लास भी अच्छा है आपका, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 2 है साथियों, कबीर के गुरु कौन थे। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, कबीर के गुरु कौन है। तो कबीर के गुरु हैं रामानंद जी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान देंगे, कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है रामानंद किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के प्रमुख संत थे, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मगहर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है। अच्छा, ये जो वर वधु विनोद है ये कालिदास का रीति ग्रंथ है। अच्छा, इसका विषय क्या है, ये छंद है, अलंकार है, नायिका भेद है या काव्य गुण है। तो यह एक नायिका भेद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, क्लास मैं थोड़ा डीपली पढ़ाता हूँ। अच्छा, जो बच्चे एग्ज़ाम नज़दीक होता है तब आते हैं यूट्यूब पर क्लास करने, यही क्लास आपको पहले अगर करते तो काफ़ी अच्छा होता, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए गए होंगे, ठीक है। चले 5वां प्रश्न है आपका, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया? तो ये गोकुलनाथ जी ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाशन को छंदानुवाद किस रचना को कहा? तो यह कहे थे रस रहस्य मोतीराम, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, यमक सतसई के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं वृंद। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके कई प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। यमक सतसई की रचनाकार जो है वो वृंद हैं, ठीक है सर। तो वृंद की कुल 11 रचनाएं मिली हैं। जो वृंद हैं, वृंद जी, इनके कुल 11 रचनाएं हैं, जिनमें से एक यमक सतसई भी है, ठीक है। वृंद की अन्य रचनाओं में शिखर छंद, भाव पंचाशिका, ये सभी वृंद की रचनाएं हैं, ठीक है। श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वृंद सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेशाष्टक और भारत कथा शामिल है, ठीक है। डॉक्टर जनार्दन राव चेले ने वृंद की सभी रचनाओं का संग्रह वृंद ग्रंथावली नाम से संपादित किया था, जो साल 1971 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये पहले जब स्थापित हुआ था तो ये ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था, ठीक है। बाद में इसे ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है आपका, आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से दूसरे तरीके से पूछता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। चलें, आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। 10वां प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं महाकवि भूषण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ और ख़ास बातें क्या है भैया? अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ था, ठीक है। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से किसका नाम मूल शंकर था? इनमें से किसका नाम बचपन का मूल शंकर था? ये प्रश्न आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म पूछता है तो 1824 में हुआ था, कहाँ? गुजरात के टंकरा में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, उन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नाम की 3 किताबें लिखी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। यही ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश। बाकी इन दोनों को भी याद रखिए, ठीक है। वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। अगला है 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे यानी वर्तमान मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 10 अप्रैल 1875। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन का आधार बनाया था, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्वराज का नारा किसने दिया था?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब दिया था? 1876 में। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये फेमस पुस्तक है, ये हमेशा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिला होगा अगर आपने दिया होगा। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो शब्द बोले गए थे वो आज भी, ठीक है, शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसके सीढ़ियों के निचले वाले पार्ट पे, यानी ये यहाँ पर एक स्टेप होता है जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, और यहाँ एक स्टेप होता है जहाँ पर आपके सामने से फ्रंट में दिखाई देता है, तो यहाँ पर इनके सारे वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 15 आपको पूछा गया इसमें, रामकृष्ण मिशन आंदोलन किसने चलाया? रामकृष्ण मिशन आंदोलन स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? वर्तमान काल, गद्यकाल, आधुनिक काल या सामयिक काल? तो देखिए सामयिक काल को, ठीक है, आधुनिक काल का नाम नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखें, आधुनिक काल को आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्यकाल कहा था क्योंकि इस काल में गद्य का विकास हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है आपका, मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के निवासी थे? तो ये दिल्ली के निवासी थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? हिंदी गद्य का सूत्रपात, तो सूत्रपात सन 1800 ईस्वी से माना गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 100% है, तय है। ठीक है, जैसे हाई स्कूल और इंटर में आपके पूछे गए थे, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, पूर्व भारतेंदु युग का समय कब से कब तक रहा? तो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक रहा। पूछता है भारतेंदु युग का समय कब से कब तक रहा? तो 1850 से सन 1900 ईस्वी तक। पूछता है द्विवेदी युग का समय कब से कब तक रहा? 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। ठीक है, अच्छा, शुक्ल युग यानी छायावाद युग, छायावाद युग का समय कब से कब तक रहा? 1922 से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद क्या आया? छायावादोत्तर युग या छायावादोत्तर काल। ठीक है, शुक्लोत्तर युग भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1938 ईस्वी से हुई थी और 1947 तक चला था। इसके बाद स्वतंत्रता युग आया जो 1947 से लेकर के आप अभी तक प्रेजेंट टाइम में आप क्लास देख रहे हैं, अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, चलें। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युगीन कवि है? तो इसमें जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावाद युग के कवि हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब छायावाद युग के कुछ कवियों के नाम मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जयशंकर प्रसाद पूछा है, हो सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पूछ दे कि इनमें से कौन छायावाद कवि हैं, उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम दे दे, जयशंकर प्रसाद का नाम ना दे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर जी आपने पढ़ाया था वो तो आया ही नहीं, दूसरा कुछ आ गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो छायावाद युग के प्रमुख कवि ये रहे, जो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ये सभी लोग छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें, प्रमुख कवि हैं। ठीक है, कवि तो और हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई? तो देखें साथियों, इसमें जो आपकी चित्राधार है ये छायावादी युग में लिखी गई। सी ऑप्शन राइट है। अच्छा सर जी, छायावादी युग में क्यों लिखी गई? क्योंकि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि छायावाद युग के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। तो चित्रधार जयशंकर प्रसाद की एक काव्य रचना है, यह उनकी शुरुआती रचनाओं में से एक है। इसका प्रकाशन साल 1918 में हुआ था। शुरुआत में यह एक संकलन ग्रंथ था। ठीक है, चलें, प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे, आपका पूछा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे।
देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन साल 1943 में हुआ था। यह कविता संग्रह अज्ञेय यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, इन्होंने संपादित किया था। ठीक है। अच्छा, तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव प्रश्न में ये पूछता है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। तो क्या करेगा, आपका नाम अलग अलग दे देता है, 3 कवि के नाम अलग दे देगा, 1 कवि का नाम अलग दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तार सप्तक के कवि कौन कौन है भैया, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे। तार सप्तक के बाद जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, इन्होंने दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक भी प्रकाशित किया था। ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे, तीसरे सप्तक में कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही जैसे कवियों की रचनाएं शामिल हैं। जब आप बीकॉम करेंगे तो आपको मेरी क्लासेस याद आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह से मैं पढ़ा दूंगा कि आप कहेंगे हाँ सर क्या आपने पढ़ाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 आपका साथियों। अच्छा, इसी तरह से 6 सेमेस्टर के भी क्लासेस हुए हैं। ठीक है, टाइम मिलेगा तो आप लोग विजिट करके चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपके काफ़ी शानदार तरीके से क्लास कराए गए हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, 22 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जुलाई 1936 में कोलकाता में हुई थी। अच्छा, सन तो पूछता है, ये आपका कहाँ हुआ था ये भी पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में, 1936 में। अखिल भारतीय लेखक संघ की स्थापना 9 अप्रैल 1936 को लखनऊ के रिफा ए आम क्लब में सैयद सज्जाद, जहीर और अहमद अली के नेतृत्व में हुई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, अखिल भारतीय लेखक संघ। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछता है, किसने करी थी ये भी पूछता है, और कहाँ हुआ था ये भी पूछता है। तो मैंने सभी बता दिया है। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपके कॉलेज से संबंधित अपडेट भी दिए जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि आपके कॉलेज से संबंधित सारे जो वीडियोस हैं सबको बनाकर उपलब्ध कराया जाए। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपके कॉलेज से संबंधित भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, और वीडियो के ठीक नीचे PDF मिलेगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध है। ठीक है, बहुत सारे लोग चार्जेस करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री में है। चलें, 23 नंबर प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी कृति है। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार हैं। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार कौन है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, देश दशा नामक रचना के रचनाकार हैं। तो देश दशा नामक रचना के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, सुकवि सतसई कृति के रचनाकार हैं, यानी जो सुकवि सतसई ये एक रचना है। इस रचना को किसने लिखा था, तो इस रचना को अंबिका दास व्यास जी ने लिखा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो अंबिका दास व्यास जी हैं, इनकी और भी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सुकवि सतसई की रचना अंबिका दास व्यास हैं। उनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे पावस पचासा, हो होरी और बिहारी बिहार। ठीक है, चले 27 नंबर प्रश्न है आपका, श्यामलता नामक रचना किसकी है। तो ये रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है। तो जो हार्दिक हर्षादर है इसको लिखे हैं, हर्षादर्श हैं, इसको लिखे हैं प्रेमघन। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 29 है साथियों, उर्दू का स्थापना के रचनाकार हैं, यानी जो उर्दू का स्थापना रचना है इसी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, बहुत ही फेमस ये है आपका, बहुत ही बार आप लोगों ने देखा होगा। मयंक महिमा किसकी कृति है? मयंक महिमा प्रेम घन की कृति है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, 21वीं सदी में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियां कौन सी हैं? तो ये शक्तियां हैं हैप्सबर्ग राजशाही। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? तो यह बुर्जुआ वर्ग के थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? तो इसमें से जो आपकी पत्रिका है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। प्रताप नारायण मिश्र ने साहित्य सेवा के लिए ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। 15 मार्च 1883 को 27 साल की उम्र में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन शुरू किया गया। ठीक है, यानी इस मासिक पत्रिका मतलब ब्राह्मण मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया। मासिक पत्रिका क्या है सर? जो महीने में प्रकाशित होती थी। ठीक है, देखिए यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी और भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं में से एक थी। प्रश्न नंबर 34 है आपका, निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? बताइए भैया। बिल्कुल, प्रेम माधुरी आपकी भारतेंदु युग में लिखी गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 34 का। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें भारतेंदु युग में लिखी गई कुछ और रचनाएं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे कि भारतेंदु युग की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई। तो ज़रूरी नहीं है प्रेम माधुरी ही दे। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और इनमें से दे दे, भारत दुर्दशा, भारत सर्वस्व दे सकता है। ठीक है, देखिए भारतेंदु युग में लिखी गई कुछ रचनाएं हैं जिसमें चंद्रावली है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, भक्त सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, प्रेम प्रलाप है, गीत गोविंदानंद है, वर्षा विनोद है, विनय प्रेम पचासा है, फूलों का गुच्छा। ये सभी भारतेंदु युग में रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, ये फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा और आगे भी आप लोग सुनेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से छायावदोत्तर कवि कौन है? तो छायावदोत्तर युग के कवि कौन है? तो देखें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन क्या है भैया? छायावदोत्तर कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, विनय पत्रिका के कवि का नाम है। तो विनय पत्रिका के कवि का नाम महाकवि तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया, 37 नंबर, हिंदी साहित्य में आधुनिक का प्रवर्तन साहित्यकार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे भगत सर्वज्ञ है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, विनय प्रेम पचासा आदि। प्रश्न नंबर 38 आपका साथियों, निम्न में से गुरु गोविंद की पत्नियां हैं? माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब देवन, ये सभी इनकी पत्नियां हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गुरु गोविंद जी के पुत्र थे? तो अजीत एवं जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, अम्ब का अर्थ है, अम्ब का अर्थ है पानी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, कवित्व के कवि हैं, यानी जो कवित्व रचना है इसकी रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं महाकवि भूषण। ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, भूषण जी का जन्म कब हुआ था। जो महाकवि भूषण है इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। ठीक है, 42 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 है, भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म स्थान है टिकवापुर, दिकारी, उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है साथियों, भूषण जी के पिता का नाम था। महाकवि भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भूषण को चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्रदत्त ने भूषण की उपाधि दी थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो ये राजा हृदय राम के पुत्र थे रुद्रदत्त। ठीक है, इन्होंने उपाधि दी थी भूषण को। ठीक है, भूषण की। चलिए प्रश्न नंबर 45 है, महाकवि भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज और राजा छत्रसाल, ये सभी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, महाकवि भूषण जी का उपनाम क्या है। इनका उपनाम है भूषण। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भूषण का उपनाम क्या है, कवि भूषण है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, कवि भूषण जी का निधन कब हुआ था। यानी इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, कवि भूषण का निधन 1715 में हुआ था। भूषण रीति काल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे भूषण। प्रश्न नंबर 48 है आपका, सहस्त्रबाहु पर किसका राज है। तो सहस्त्रबाहु पर किसका राज है, परशुराम जी का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, शिव का राज किस पर है। तो जाहिर सी बात है शिव का राज कामदेव पर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तीसरी आंख खोल करके जला दिए थे। प्रश्न नंबर 50 है आपका, रति का पति कौन है। रति का पति है कामदेव। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 है आपका, भूषण को भूषण की डिग्री दी गई थी। भूषण को भूषण की डिग्री किसके द्वारा, महाराजा रुद्रशाह के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया भैया, गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था। तो जो गुप्त जी हैं, ठीक है, इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। कब किया गया था ये भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को साल 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त को या फिर गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 53 है, गुप्त जी यानी जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। तो ये आरंभ में वैश्योकारक में प्रकाशित होती थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त आरंभ में किस उपनाम से रचनाएं करते थे। तो ये आरंभ में रसी केंद्र के नाम से रचनाएं करते थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैथिली शरण गुप्त ने शुरुआत में व्रज भाषा में कनक लता और रसिकेंद्र नाम से कविताएं लिखी थीं। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी प्रारंभ में किस केंद्र का नाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे। किस केंद्र नाम से, हाँ ठीक है, किस केंद्र नाम से और किस भाषा में रचनाएं करते थे। तो यह व्रज भाषा में रचनाएं करते थे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 55 का। ठीक है, चलें, और किस केंद्र से करते थे इसका उत्तर आप लोग स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 56 है आपका, जो गुप्त जी हैं ये खड़ी बोली में रचित कौन सी कविता है। ठीक है, जो गुप्त जी हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी खड़ी बोली में कौन सी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन। तो जो हेमंत रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। मैथिली शरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता हेमंत थी, जो साल 1907 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी में खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। अच्छा, जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं। भारत भारती बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। यशोधरा, साकेत बहुत ही फेमस है, ये भी आपका हमेशा पूछा जाता है। पंचवटी, नहुस, जयद्रथ वध, द्वापर, सिद्धराज, काबा और करबला, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। प्रश्न नंबर 57 है आपका, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कौन सी कविता है? तो इनकी भावनाओं से भारत भारती, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 58 है, कविता कौमुदी संकलन की रचना किस कवि द्वारा हुई? तो ये हुई थी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 59 है, हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक नवजागरण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया साथियों, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनको किस रचना के लिए जेल जाना पड़ा था? बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत भारती की जो रचना है इसके लिए मैथिली शरण गुप्त को जेल जाना पड़ा था, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। साथियों, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास है ये। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो मोस्टली करिएगा साथियों, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो सपोर्ट करें ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।